ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 51, क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? चारों डू सम्राटों के संयुक्त आक्रमण कौशल बहुत ही दुर्जेय थे और अगर यह कोई साधारण डू पूर्वज होता तो उन्हें भिड़ने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। हालांकि गूफी कोई साधारण डू पूर्वज नहीं था। भले ही 4 डू सम्राट अपने संयुक्त कौशल से अपनी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन वे गूफी के लिए कोई खतरा नहीं थे। आसमान में 4 बूढ़ी सांप महिलाएं जो दिखाई दी, उन्होंने अपने असामान्य रूप से युवा प्रतिद्वंद्वी को सावधानी से देखा, उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पंक्ति बनाओ। अचानक बूढ़ी महिलाओं में से एक चीखी और चारों ने एक कदम आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। अगर गूफी की ताकत इतनी भारी नहीं होती तो उन्हें पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जिस क्षण उनका सामना गूफी से हुआ, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि गूफी बेहद खतरनाक है, जिससे उन्हें शुरू से ही अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एक ठंडी हरी रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे गूहे और उनके समूह की आंखों में डर दिखाई दिया। डर के मारे सांप लोग जल्दी से पीछे हट गए। गूफी ने केवल तमाशा देखा। हरी रोशनी अचानक गूफी की ओर बढ़ी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि यह एक पल में गूफी के दिल को भेदने वाली है। युन युन की चिंता बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। उसने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और हरी रोशनी उसकी हथेली तक पहुंचने से पहले अचानक रुक गई। सांप बुजुर्ग का डर बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। अपनी कलाई के एक कोमल झटके के साथ हरी रोशनी दिशा बदल गई, कई महीन रेखाओं में बदल गई जो 4 बूढ़ी सांप महिलाओं की ओर बढ़ी। चारों बूढ़ी महिलाएं घबराकर बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे अभी भी हमले से घायल थीं और मुंह से काला खून थूक रही थीं। 4 डू सम्राट स्वाभाविक रूप से गूफी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे और आसानी से उसके द्वारा पराजित हो गए। स्नैक एल्डर का खौफ बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। गूहे का सदमा बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 50। रानी मेडुसा का गुस्सा बढ़ता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। हालांकि अगले ही पल गूफी ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जिससे युन युन ने चिंता से उसकी ओर देखा। उसे अपनी आस्तीन में हल्का दर्द महसूस हुआ, हल्का लेकिन ध्यान देने योग्य। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर चंचल हो सकता है, लेकिन वह उसके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करेगा। शायद इसलिए कि गूफी ने स्नैक पीपल जनजाति के 4 बुजुर्गों पर हमला किया था। रानी मेडुसा की भावनाओं में अत्यधिक क्रोध उमड़ आया। इस भावना ने अस्थायी रूप से 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा को दबाने में मदद की, जिससे मेडुसा को शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। गूफी समझ गया कि पिछली घटना में संभवतः रानी मेडुसा का हस्तक्षेप शामिल था। उस शुरुआती भयानक हमले के बाद गूफी ने कोई दूसरा हमला नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा, उन्हें ठंडे दिमाग से देखता रहा। मुझे फिर से रोको और तुम मर जाओगे। गूहे और उसका समूह अभी भी सदमे से लड़खड़ा रहा था, अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। गूफी बस बहुत ही राक्षसी था। युन युन गूफी की स्वर्ग विरोधी ताकत को कई बार देख चुकी थी। वह दूसरों की तरह हैरान नहीं थी। उसने बस अपने आप में सोचा कि यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। इस समय गूहे दूर से एहसास की एक झलक देख रहा था। युन युन और गूफी की स्पष्ट परिचितता को देखकर उसे कुछ याद आ रहा था। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, युन युन इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जानता है। क्या ये हो सकता है कि पहले की गोली उसे इस युवक ने दी थी? लेकिन इतना कम उम्र का व्यक्ति ऐसी उत्तम गोली कैसे बना सकता है? गूहे का सदमा बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 50। वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन परिस्थिति से ऐसा लग रहा था कि यह सच है। सच में गूहे हमेशा से ही युन युन की प्रशंसा करता था और उसका हीरो बनने का सपना देखता था। ये जानते हुए कि उसकी ताकत उससे कम है, उसने अपनी कीमिया कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। खुद के बजाय किसी और को उसे बचाते हुए देखकर वह कड़वाहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वह एक साधारण नश्वर गूफी जैसी राक्षसी प्रतिभा की तुलना कैसे कर सकता था? गूहे को गहरी उदासी का एहसास हुआ। इस बीच युन युन बहुत देर तक हिचकिचाती रही, अपने होठों को हल्के से काटती रही, फिर आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ झिझक से भरी हुई थी, क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? मेरा मतलब है, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? क्या मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा? युन युन ने गूफी से बहुत संयमित तरीके से बात की। युन युन की चिंता बढ़ गई। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। भले ही वह जानती थी कि गूफी क्या जवाब देगा, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी और उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। युन युन की प्रत्याशा बढ़ गई। इमोशन पॉइंट जोड़ 100।
तुम्हारे पास व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे डर है कि अगली बार तुम्हें दूर की यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। गूफी ने अपने सामने खड़ी ठंडी महिला को देखा। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं, उसके नाजुक चेहरे पर एक शांत भाव था, हालांकि उसकी स्पष्ट आंखों में एक सूक्ष्म अपेक्षा छिपी हुई थी। उसने उसे कुछ हद तक क्रूरता से उत्तर दिया, हालांकि गूफी ने अपने शब्दों में थोड़ी जगह छोड़ दी। उसकी कोमल लेकिन अस्वीकार करने वाली प्रतिक्रिया ने यून यून को एक क्षणिक वीरानी का एहसास कराया। यून यून की उदासी बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। अपने जीवन में वह जियामा साम्राज्य में रही। उसने कम उम्र में ही काफ़ी सफलता हासिल की थी। एक महिला के रूप में एक प्रमुख संप्रदाय की नेता बन गई और एक डू सम्राट के दायरे में पहुंच गई। हालांकि वह किसी से कम नहीं थी और सभी से ऊपर थी, लेकिन वह बहुत सम्मानित थी, अनगिनत शिष्यों द्वारा प्रशंसा की जाती थी और उसके नाम यून यून के लिए पूजनीय थी। पीछे मुड़कर देखें तो उसने गौरवशाली जीवन का आनंद लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे उपलब्धियां लाभ नहीं थीं, शायद वे ही चीज़ें थीं जो उसे पीछे रखती थीं। अगर वह संप्रदाय की नेता नहीं होती बल्कि एक साधारण व्यक्ति होती, तो क्या वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात मान पाती? क्या वह इस समय गूफी का पीछा कर सकती थी और पीछे देखे बिना निकल सकती थी? यून यून की भावनाएं जटिल थीं क्योंकि वह गूफी को गहराई से देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें अनाम भावनाओं से भर रही थीं। यून यून की अनिच्छा बढ़ जाती है। भावना अंक जोड़ 100। फिर वे दोनों अलग हो जाते हैं। ... छोटे बच्चे, तुम्हें व्यवहार करना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। यून यून को विदा देने के बाद गूफी एक सुनसान जगह पर गया और अपनी आस्तीन से छोटे सांप को निकाला, जो जैद की तरह ठंडा था। उसने छोटे सांप को अपनी हथेली में रखा, उसे आंखों के स्तर पर उठाया, उसे गौर से देखा। गूफी की निगाह को भांपते हुए 7 रंगों वाले छोटे सांप ने भी अपना छोटा सिर ऊंचा उठाया। उसकी हल्की बैंगनी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी ठंडी कांटेदार जीभ बाहर निकल रही थी और उसका शरीर गू फेई के चेहरे की ओर झुका हुआ था, मानो उसके गाल चाटने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरी तरह से मासूम और मूर्ख लग रहा था। इस समय यह स्पष्ट था कि 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा शरीर पर नियंत्रण कर रही थी। हालांकि गूफी जानता था कि रानी मेडुसा की दबी हुई आत्मा अभी भी बाहर हो रही हर चीज को देख सकती है, लेकिन गूफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ताकत इतनी थी कि उसे डर नहीं था कि रानी मेडुसा कोई चाल चल सकती है। इसके बाद गूफी वापस वहीं आ गया जहां जियोई जियान और किंगलिन थे। शेर राजा की सुरक्षा के कारण सांप लोग लगातार अपने पवित्र शहर की रक्षा के लिए भाग रहे थे। जियोई जियान और किंगलिन बहुत सुरक्षित रहे, किसी भी सांप लोगों ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। 6ठी श्रेणी का उड़ने वाला जादुई जानवर और उसका रहस्यमयी स्वामी सर्प लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा डरावने अस्तित्व बन गए थे। जब गूफी वापस लौटा तो जियाओई जियान ने उसके अच्छे मूड को देखा। उसने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि तुमने स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर ली है। गूफी ने सिर हिलाया और जियाओई जियान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। जियाओई जियान की खुशी बढ़ गई। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। फिर नीलम पंख वाले शेर राजा ने उन तीनों को पवित्र शहर से दूर ले गया। गूफी ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने और अवशोषित करने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। अध्याय 52। यह महिला बहुत ही आकर्षक है। यही वह स्थान है। एक उपयुक्त गुफा खोजने के बाद गूफी ने शेर राजा को धीरे धीरे जमीन पर उतरने का निर्देश दिया। फिर उसने शेर राजा से लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन पर नजर रखने के लिए कहा। उनके क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध स्थापित किया। वह चिंतित था कि स्वर्गीय ज्वाला के सम्मिलन से होने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव से उन पर असर पड़ सकता है। गूफी ने गुफा में प्रवेश करने और अपने भंडारण रिंग से कमल की सीट निकालने से पहले कहा, तुम दोनों यहाँ मेरा इंतजार करो। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कमल के ऊपर एक छोटी हरी ज्वाला चुपचाप जल रही थी। इसके निकलने वाले दबाव से ही पास में मौजूद एमेथिस्ट विंग लान किंग डर से कांप उठा। उसकी आंखें आतंक से चमक उठीं। मूल कहानी में याओ लाओ की मदद से भी जियोयान ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सम्मिलन करने की प्रक्रिया से बमुश्किल बच पाया था। हालांकि गूफी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम सी हॉट फ्लेम से भी कमजोर थी। सागर की तरह गहरी और शांत सी हॉट फ्लेम उसके हाथों में भयंकर रूप से जलती हुई ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के साथ मिल गई। हवा में अपने बालों को लहराते हुए गूफी ने शांति से 2 लपटों के भयंकर विलय को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। आधे दिन बाद गूफी के हाथों में एक नए प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का जन्म हुआ। इस नई स्वर्गीय ज्वाला के निर्माण ने गूफी की डुक्यूई में बहुत अधिक ऊर्जा वापस ला दी। गू दायरे को छोड़ने के बाद से उसने जो प्रशिक्षण और संचय किया था, उसके साथ मिलकर वह अब डू वेनेरेट दायरे तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था।
9 सितारा डू पूर्वज। गूफी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गूफी से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उनमें चमक की एक चमक गुजरी और उसकी आभा और भी बढ़ गई। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को सी हॉट फ्लेम से दबाने से रिफाइनिंग प्रक्रिया पहले से भी ज्यादा आसान हो गई। गूफी ने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और बिना हवा के एक नीली लौ प्रज्वलित हुई। अपने शरीर के भीतर ठोस और प्रचुर ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए रुका और फिर सिस्टम के विशेषता पैनल को बुलाया। डू तकनीक, फ्लेम डिवोरिंग केज उच्च पृथ्वी स्तर, सनफिंगर मध्य पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय सितारा कदम उच्च पृथ्वी स्तर आंदोलन तकनीक। आत्मा, प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र। साधना विधि, महान ज्वाला हृदय सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर। साधना, 9 सितारा डू पूर्वज। आयु 16। शारीरिक बनावट स्तर 78। योग्यता स्तर 101। होस्ट गूफी। कीमिया 7 सितारा शिखर। फ्यूज्ड स्वर्गीय लपटें, समुद्री हृदय ज्वाला और हरा कमल कोर ज्वाला। संचित भावना अंक 14,930। TLN स्थिति पैनल अंततः फिर से प्रकट होता है। गूफी की निगाह अंतिम पंक्ति पर पड़ी और वह इससे काफी संतुष्ट था। भावना अंक संचित किए। गू दायरे को छोड़ने के बाद से उसने इन कुछ ही महीनों में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक भावना अंक अर्जित किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग बहुत भाग्यशाली थे जो उसे गू दायरे में रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक भावना अंक प्रदान करते थे। हालांकि भावना अंक प्रचुर मात्रा में प्रतीत होते थे, फिर भी उसकी वर्तमान वृद्धि के लिए आवश्यक राशि भी पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। उसकी शक्ति में सुधार करने की सीमा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसके लिए अधिक से अधिक भावना अंक की आवश्यकता थी। गूफी ने अपनी साधना पद्धति को उन्नत करने से पहले अधिक अंक संचित करने की योजना बनाई। जहां तक उसके कीमिया कौशल का सवाल है, जबकि पैनल ने संकेत दिया कि वह वर्तमान में 7वें रैंक के शिखर पर था, गूफी लंबे समय से 8वें रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी विशाल आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा दायरे तक पहुंच चुकी थी। कीमियागरों के दायरे में आत्मा को 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है: नश्वर, आत्मा, स्वर्ग और सम्राट। प्रत्येक स्तर को आगे 3 उपस्तरों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक, मध्य और देर से। आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने का अर्थ था कि एक कीमियागर 8वीं श्रेणी की गोलियों का परिशोधन कर सकता था, जबकि स्वर्गीय क्षेत्र 9वीं श्रेणी की गोलियों का उत्पादन कर सकता था, तथा सम्राट क्षेत्र सम्राट श्रेणी की गोलियों का परिशोधन कर सकता था, एक ऐसा स्तर जिस तक प्राचीन काल से कोई नहीं पहुंचा था। गूफी की आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। उसे केवल 8वीं रैंक की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी ताकि वह सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और 8वीं रैंक का कीमियागर बन सके। जब गूफी इन बातों पर विचार कर रहा था तो 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया और चंचल तरीके से उस पर फुफकारने लगा। उसने अपना सिर उसके हाथ पर टिका दिया, ऐसा लग रहा था कि वह भूखा है। छोटा, क्या तुम भूखे हो? गूफी ने हंसते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से कोर फायर लोड सीड निकाला और उसे छोटे सांप को दिया। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाराज महसूस करता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 5-0। छोटा सांप छोटे कमल के बीज को तिरस्कार से देखता है, मानो कह रहा हो, यह मुझे भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि चूंकि गूफी ने उसे पहले ही दे दिया था, इसलिए उसने अनिच्छा से उसे निगल लिया। वास्तव में अपनी अप्रभावी उपस्थिति के बावजूद कोर फायर लोड सीड एक दुर्लभ वस्तु थी जिसे बनने में 100 साल लगे, जिसमें अपार ऊर्जा थी। यहां तक कि एक डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को भी इसे खाने से बहुत लाभ होगा। बीज को निगलने के बाद छोटे सांप का शरीर हिंसक ऊर्जा से भर गया। उसका पेट थोड़ा सूज गया क्योंकि वह ऊर्जा को पचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। छोटी सी, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पचाने में परेशानी हो रही है। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? छोटे सांप के थोड़े सूजे हुए पेट को देखकर, जो कि हास्यास्पद लग रहा था, गूफी मुस्कुराया और उसके पेट को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मदद करने वाला था, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर से अचानक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। प्रकाश फैल गया, छोटे सांप को उसके केंद्र में समाहित कर लिया, जिससे गूफी की आंखें सिकुड़ गईं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में छोटा सा सांप तेजी से आकार में बढ़ रहा है। साथ ही वह और भी नर्म और अधिक नाजुक होता जा रहा था। कुछ ही पलों बाद गूफी के दाहिने हाथ में खालीपन की जगह किसी नर्म और लचीली चीज ने ले ली। उसके हाथ के नीचे की चिकनी, नाजुक अनुभूति किसी महिला के कोमल शरीर को छूने जैसी थी। गूफी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसका हाव भाव बेहद अजीब हो गया। ऐसा लगता है कि मेडुसा की आत्मा ने अस्थायी रूप से उस पर कब्जा कर लिया है। गूफी ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, अपनी बाहों में महिला से आंखें मिलाईं। 2 चमकदार, भयंकर आंखें उसे घूर रही थीं, जो गुस्से से भरी हुई थीं और धीरे धीरे बढ़ती हत्या की मंशा गूफी की रीढ़ की हड्डी में हजारों तीखे ब्लेड की तरह रेंग रही थी। मेडुसा क्वीन को गुस्सा आ रहा है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0-0।
उसकी आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, उसके लाल होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसके गुस्से के बावजूद उसकी हर हरकत में एक अनूठा आकर्षण था। उसके बाएं से एक भयंकर चमक ने गूफी क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जब उसने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखा, जिसे केवल दूसरी दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता था, तो गूफी को दूर देखना मुश्किल हो गया। उसका चेहरा जल रहा था। ये लगभग अलौकिक सुंदरता स्वर्ग द्वारा गढ़ी गई एक उत्कृष्ट कृति की तरह थी, जो अपने गुस्से में भी एक जबरदस्त आकर्षण बिखेर रही थी। यह महिला हर आदमी की इच्छा का अवतार थी। इस समय मेडुसा रानी का नाजुक शरीर गूफी के शरीर से सटा हुआ था। उसकी कोमल कोमल त्वचा उसके शरीर से सटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था, जो उसे संवेदना से अभिभूत कर रहा था। मेडुसा रानी को अपनी बाहों में इतनी अंतरंग स्थिति में लेटे हुए देखकर गूफी को आनंद की एक अद्वितीय लहर महसूस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है, उसका शरीर अकड़ रहा है और कुछ ऊपर उठ रहा है। अध्याय 53। तुम किसी दिन मुझे धन्यवाद दोगे। मेडुसा का चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा भावना उसकी बर्फीली हत्या की मंशा थी। उसके गालों पर लाली इस तथ्य के कारण थी कि वह पहली बार किसी पुरुष के इतने शारीरिक रूप से करीब थी। लेकिन इस युवक ने उसे इस हद तक अपमानित करने की हिम्मत की। लानत है। एक ठंडी खर्राटों के साथ मेडुसा का पतला जेड जैसा हाथ जल्दी से गूफी की गर्दन तक पहुंच गया। उसकी कोमल उंगलियां उसकी त्वचा को छूने वाली थीं, अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार थीं। हालांकि गूफी के लिए उसकी गति बहुत धीमी थी। इससे पहले कि वह सफल होती, गूफी ने तेजी से उसकी बर्फ सफ़ेद कलाई पकड़ ली, उसे अपने हाथ से घेर लिया। उसके गर्म स्पर्श से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। मेडुसा अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए विरोध में बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ एहसानमंद हूँ? तुम्हारी मदद के बिना मैं ठीक हो जाती। मैंने तुम्हें जो कोरफायर लोड सीड खिलाया था, उसके बिना तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती थी? गूफी ने शांति से जवाब दिया। हालांकि मेडुसा का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी आंखें शत्रुता से भर गईं। तुम्हारी मदद के बिना भी मैं अपने कबीले में ऐसे संसाधन प्राप्त कर सकती थी। स्नैक पीपल कबीले की विरासत ऐसी है जिसकी तुलना जियामा का साम्राज्य भी नहीं कर सकता। गूहे जैसे लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसके शब्दों के बावजूद गूफी बस मुस्कुराए। उस समय तुम बेहद कमजोर थी। अगर गूहे और उसका समूह तुम्हें पा लेता तो तुम गंभीर खतरे में पड़ जाती। हालांकि मेडुसा ने गूफी की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह उसकी ताकत और धैर्य पर हैरान थी। फिर भी उसने हठपूर्वक उसके प्रति किसी भी तरह का आभार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि अभी तुम इसे न देख पाओ, लेकिन किसी दिन तुम मुझे धन्यवाद दोगे, गूफी ने हल्की हंसी के साथ कहा, और इस विषय को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। गूफी की निगाहें मेडुसा की गर्दन के नीचे बर्फीले सफ़ेद परिदृश्य पर चली गईं, जो उसके शरीर के बेहतरीन कर्व्स की ओर खींची चली गईं। ये पहली बार था जब उसने किसी महिला का नग्न रूप देखा था, और मेडुसा की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और उग्र आकृति ने उसकी सांसें तेज कर दीं। मानव, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की? मेडुसा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने नंगे शरीर पर गूफी की गहरी निगाहों को महसूस करते हुए। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। हालांकि वह जानती थी कि वह इस समय उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। क्या तुम मुझे पालतू जानवर की तरह रखने की योजना बना रहे हो? मेडुसा ने पूछा। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन जहर से भरी हुई थी, एक फुसफुसाहट की तरह जो एक ही समय में लुभाने और नष्ट करने में सक्षम थी। गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उस छोटे ने मेरा पीछा करना चुना। इतना गुस्सा मत करो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और ऐसी ऊंचाइयों को छुओगी जो तुमने पहले कभी नहीं हासिल की। यह महसूस करते हुए कि उनकी नज़दीकियां उसे परेशान कर रही थीं, गूफी ने उसकी कलाई छोड़ दी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जैसे ही उसने छोड़ा, मेडुसा ने तेजी से पत्थर के मंच से एक कंबल उठाया और खुद को ढक लिया। कंबल के साथ भी उसके आकर्षक वक्रों को छिपाना असंभव था। मानव, अब तुम्हें मुझे न मारने का पछतावा होगा। मैं इस अपमान को कभी भी दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। मेडुसा ने गूफी को आखिरी बार घूरा, इससे पहले कि उसका शरीर एक छोटे रंगीन सांप के रूप में सिकुड़ गया। गूफी ने आह भरी और छोटे सांप को उठाया, धीरे से उसके ठंडे शरीर को सहलाया। इस बीच जियामा पवित्र शहर के भीतर आलीशान महल में एक वस्त्रधारी बुजुर्ग मुख्य हॉल में बैठा था। उसके बगल में एक लंबी सुंदर कपड़े पहने महिला खड़ी थी। महिला में एक ठंडी शाही हवा थी, उसके बारे में शाही अधिकार का एक स्पर्श था। क्या? बुजुर्ग ने अपने बगल में युवा महिला के साथ एक चौंका देने वाली नज़र का आदान प्रदान किया। पूर्वी सीमा पर एक छठी श्रेणी का जादुई जानवर दिखाई दिया। महिला याओ ये ने उसके आश्चर्य को दोहराया, और एक किशोर उस पर सवार है। पूरे जियामा साम्राज्य में एक छठी श्रेणी का जादुई जानवर एक दुर्लभ दृश्य था, अकेले एक ऐसा जो खुद को एक इंसान द्वारा सवार होने की अनुमति देता है।
बुजुर्ग जिया जिंगतियान परेशान लग रहा था। मुझे अभी खबर मिली है कि नेता मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और पिल्किंग गुहे भी पूर्वी सीमा की ओर बढ़ गए हैं। उसे और याओ ये दोनों को लगा कि स्थिति लगातार रहस्यमय होती जा रही है। अध्याय 54 जिया जिंगतियान का संदेह। एक बिन बुलाया मेहमान। भव्य हॉल में जिया जिंगतियान और याओ ये कुछ देर के लिए चुप हो गए। कुछ देर सोचने के बाद याओ ये ने अनुमान लगाया, दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी सीमा पर कोई महान खजाना दिखाई दिया हो? ये बहुत संभव है। जिया जिंगतियान ने सहमति में सिर हिलाया। पूर्वी सीमा पर गए लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं। संयोग से वे सभी एक ही समय में वहां कैसे दिखाई दे सकते हैं? धुंधले बादल संप्रदाय की नेता अक्सर बाहर प्रशिक्षण लेती हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन पिल्किंग गुहे अचानक पूर्वी सीमा पर क्यों गए? उनके जैसे प्रसिद्ध कीमियागर को आमतौर पर बेहद सुरक्षित स्थानों पर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा से एक रहस्यमय युवक के छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवरों की सवारी करने की खबरें थीं। लोगों की ऐसी भीड़ केवल ये संकेत दे सकती थी कि कोई मूल्यवान खजाना सामने आया है। जिया जिंगतियान ने आंखें सिकोड़ लीं, उसकी धुंधली आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता है कि मेरे इस बूढ़े शरीर को भी हिलने डुलने की ज़रूरत है। उसने फैसला किया कि खुद ही सब कुछ देखना और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना बुद्धिमानी होगी। सांप लोग जनजाति, जो शक्तिशाली और क्रूर थी, को जिया मा साम्राज्य सहित कई साम्राज्यों की संयुक्त सेनाओं द्वारा मुश्किल से टैगर रेगिस्तान में खदेड़ा गया था। इसने प्रदर्शित किया कि सांप लोगों की समग्र शक्ति जिया मा साम्राज्य की अकेले की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। एक उड़ते हुए जानवर की पीठ पर जिया जिंगतियान एक दू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के अलावा एक दू राजा और 7 या 8 दुलिंग आत्मा रक्षक भी थे। दादाजी, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। याओ ये ने तत्काल अनुरोध किया। उसे संदेह था कि यह घटना भी टैगर रेगिस्तान पर कब्जा करने वाले सांप लोगों की जनजाति से संबंधित हो सकती है। कुछ सोचने के बाद जिया जिंगतियान ने एक भान उठाई लेकिन मना नहीं किया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है। इससे तुम्हारी ताकत और ज्ञान को बहुत लाभ होगा। वह जानता था कि जिया मा साम्राज्य की भावी रानी के रूप में याओ ये को विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए तैयार होने के लिए अधिक अनुभव और शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि डू सम्राट की करीबी सुरक्षा के बिना याओ ये की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। जल्द ही जिया मा महल से एक विशाल उड़ने वाला जानवर उड़ गया। जिया जिंगतियान को स्नैक पीपल जनजाति की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से पता था। सालों पहले जिया मा साम्राज्य आसपास के साम्राज्यों के साथ उन्हें पूरी तरह से खत्म किए बिना रेगिस्तान की गहराई में खदेड़ने में मुश्किल से कामयाब रहा था। जब इस घटना ने महल में हलचल मचा दी तो शाही राजधानी के अन्य प्रमुख परिवारों को भी कुछ जानकारी मिली और उन्होंने बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया। पूर्वी सीमा वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। क्या रिपोर्ट सच है? किशोरों के एक समूह के पास छठी रैंक का जादुई जानवर सवारी के रूप में कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने एक बार छठी श्रेणी के जादुई जानवर का सामना किया था और उसकी एक झलक ही डू सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को उसके भयानक दबाव के आगे झुकने के लिए पर्याप्त थी। धुंधले बादल संप्रदाय के नेता और गोली राजा गुहे क्यों मौजूद हैं? क्या ये हो सकता है कि वास्तव में पूर्वी सीमा पर एक खजाना दिखाई दिया है? कई प्रभावशाली परिवारों ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, पूर्वी सीमा की संवेदनशीलता के बारे में जानते हुए। जिया मा साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर टैगर रेगिस्तान के पास गूफी ने अभी भी बेहोश 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को अपनी आस्तीन में रखा और गुफा से बाहर चला गया। मेडुसा की नर्म फिसलन भरी त्वचा की अनुभूति अभी भी उसकी उंगलियों पर बनी हुई थी। उसके उग्र वक्र, उसकी क्रोधित आंखें और लाल गाल बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। हालांकि उनके बीच वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। गूफी का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। वह अपने दिमाग में मेडुसा के आकर्षक नग्न रूप की छवियों को चमकने से रोक नहीं पा रहा था। भाई गूफी, क्या हुआ? गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे जियाओ यी जियान और किंग लिन ने उसके असामान्य व्यवहार को देखा और चिंता से पूछा। जियाओ यी जियान चिंतित महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 100। किंग लिन चिंतित महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 70। ये कुछ भी नहीं है, शायद स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगी होगी। गूफी ने मुस्कुराते हुए जो कुछ हुआ था उसका उल्लेख किए बिना इसे टाल दिया। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करना वास्तव में जीवन मरण का मामला है और यदि कोई सावधान नहीं है तो उसके लिए इसमें भस्म होना आसान है। हालांकि गूफी, जिसने आसानी से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत किया, एक विसंगति थी। जियाओ यी जियान समझ सकती थी कि वह कुछ छिपा रहा था, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला। अगर वह बात करना चाहता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बता देता। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से आराम करें, जियो यी जियान ने चिंतित होकर कहा। जियो यी जियान चिंतित महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी बेपरवाह चिंता ने गूफी के दिल को गर्म कर दिया।
उसने धीरे से उसके सिर को थपथपाया और उसे आश्वस्त किया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला दी। जियो यी जियान और किंगलिन फिर आग जलाने और भोजन तैयार करने चले गए। उनका शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन एक साथ लगभग सुखद लग रहा था। किंगलिन, जिसने कभी ऐसा जीवन जीने की कल्पना नहीं की थी, चुपचाप गुफी की पीठ को उसके साथ रहने के फैसले के लिए कृतज्ञता से देखता रहा। किंगलिन संतुष्ट महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 70। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूफी अपने विचारों में रुक गया और फिर अपने अगले गंतव्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफी ने जियामा साम्राज्य छोड़ने पर विचार किया था। हालांकि साम्राज्य में अभी भी उच्च भाग्य वाले कुछ लोग थे। गूफी के पास पहले से ही जियो यी जियान, किंगलिन और एमेथिस्ट विंग लान किंग थे, जिन्हें मुश्किल से गिना जा सकता था आधा व्यक्ति। वह विशेष रूप से उच्च भाग्य वाले लोगों की तलाश करने के लिए उत्सुक नहीं था। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, उनकी गति धीमी होती गई। शेर राजा रुकने से पहले कुछ घंटों तक उड़ता रहा। जियो यी जियान और किंगलिन ने बातचीत की, उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, जबकि गूफी चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। अपने शरीर के भीतर डू क्यूई का मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें, हवा में भारी ऊर्जा को महसूस करें। गूफी ने धैर्यपूर्वक अनुभवहीन किंगलिन को उसकी साधना में मार्गदर्शन किया। अपने भयानक संविधान ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ किंगलिन सीधे सांप जैसे जीवों से ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, जिससे वह तेजी से प्रगति कर सकती थी। एक दिन बाद वे एकांत स्थान पर आराम करने के लिए रुके। किंगलिन क्रॉस लेग बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान कर रही थी। गूफी उसकी साधना को देख रहा था। अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने दूर से एक डू सम्राट स्तर की उपस्थिति को महसूस किया था। अध्याय 55 किंगलिन को लेने का इरादा। भाई गूफी, क्या हुआ? गूफी के हाव भाव देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। उसने अनुमान लगाया कि गूफी को किसी के आने का आभास हो गया होगा। कोई हमारी तरफ आ रहा है। गूफी के शांत स्वर ने लिटिल फेरी डॉक्टर को सहज कर दिया। कौन हो सकता है? उसने दूर के आसमान की ओर देखते हुए जोर से पूछा। इस समय किंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असामान्य थी। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि दूर से आ रही उपस्थिति उसके वंश से जुड़ी हुई लग रही थी। उनके सामने आसमान में धीरे धीरे एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। हालांकि उसका चेहरा हरे रंग के घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आकृति से ही पता चलता था कि वह आकर्षक थी। आकृति के साधना स्तर को भांपते हुए गूफी ने अनुमान लगाया कि यह महिला संभवतः स्काई सरपेंट हवेली से लूमैन थी। उसने अनुमान लगाया कि वह किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के लिए आई थी। वास्तव में ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स है। ऐसा लगता है कि बाइया की इंद्रियां सही थीं, लूमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें किंगलिन पर टिकी हुई थीं। उसने उसकी पुतलियों में 3 छोटे काले बिंदुओं को देखा। संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराए। जैसे ही वह पास आए, उसने युवक और उसके साथियों का आकलन किया। उनके पास मौजूद दुर्जय छठे दर्जे के उड़ने वाले जानवर को देखा। मुझे जियामा साम्राज्य में किसी को छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवर के साथ देखने की उम्मीद नहीं थी। लूमान को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 1-5। सहज रूप से जियो यी जियान ने अपने पीछे किंगलिन को ढाल दिया, संदिग्ध महिला को सावधानी से देखते हुए। वह तुरंत समझ गई कि यह महिला किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के लिए आई थी। किंगलिन, सावधान! ये सुनकर लूमान ने किंगलिन की ओर देखा, जो जियो यी जियान के पीछे छिपी हुई थी, और अर्थपूर्ण ढंग से हंसी। हे, इस छोटी लड़की का नाम किंगलिन है। कितना प्यारा नाम है। आसमान में लूमान करीब आ गई। वह जानती थी कि इन 3 युवाओं के पास छठी रैंक के उड़ने वाले जादुई जानवर के पास कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। हालांकि अग्रणी युवा के पास केवल अच्छी ताकत थी और कुछ नहीं। आप निश्चिंत रह सकते हैं, लूमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं केवल उसे उसकी साधना के लिए बेहतर जगह पर ले जाने आई हूँ। मेरा संप्रदाय उसका पूरा समर्थन करेगा। आखिरकार वह जिस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतली की तलाश कर रही थी, वह कुछ ऐसा था जिसे पूरा स्काई सरपेंट हवेली चाहती थी। वह किंगलिन को लेने पर आमादा थी, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उसने बात की, लूमान ने अपना हाथ हिलाया और गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर के नीचे की जमीन अचानक फट गई। एक पल में धरती से मोटे हरे पेड़ के तने फट पड़े, जो तेजी से आपस में जुड़कर 2 लकड़ी के पिंजरे बन गए और उन्हें कैद कर लिया। चौंकने के बावजूद किंगलिन हमले से अछूती रही। नीलम पंख वाले शेर राजा ने तुरंत प्रतिक्रिया की, एक उल्का की तरह लूमान पर हमला किया। हालांकि उसने चतुराई से हमले को चकमा दिया और किंगलिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही लूमान सफल होने वाली थी, एक अशुभ भावना ने उसे घेर लिया। बूम! हल्की सी आवाज के साथ गूफी, जो लकड़ी की जेल में फंस गया था, किसी तरह किंगलिन के पास आ गया। उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं।
क्या लूमान को घबराहट महसूस होती है? भावना मूल्य जोड़ 1.5। ये देखकर कि यह किशोर लड़का एक पल में उसके जाल को तोड़ चुका है, आमतौर पर शांत रहने वाली लूमान ने अपने घूंघट के नीचे घबराहट का संकेत दिया। उसने किंग लिन की ओर जो हाथ बढ़ाया था उसे गूफी ने आसानी से दूर कर दिया। उसने पीछे हटने से मना नहीं किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी गूफी ने उसे एक आसान से झटके से दूर कर दिया। गूफी के आकस्मिक थप्पड़ के पीछे अपार शक्ति को महसूस करते हुए लूमान बेहद सतर्क हो गई। लूमान को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 1.5। यहाँ क्या हो रहा है? उसका दिल संदेह से भर गया। उसने गूफी की असली ताकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों का आकर्षण उसके लिए पीछे हटने के लिए बहुत लुभावना था। मैं जियामा साम्राज्य में लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। लूमान को एहसास हुआ कि रहस्यमयी ताकतवर गूफी का सामना करने के अलावा नीलम पंख वाला शेर राजा भी सहायता कर रहा था। हालांकि यह केवल 6ठी रैंक का जादुई जानवर था, फिर भी ये दुर्जय था, खासकर तब जब वह गूफी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक सीटी निकाली और जल्दी से उसे बजाया। तुरंत एक तेज अजीबोगरीब ध्वनि तरंग पूरे आकाश में फैल गई। बूम! सीटी बजने के कुछ ही समय बाद दूर के जंगल से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। फिर लगभग 10 मीटर लंबा एक विशाल जानवर जो आराम से आराम कर रहा था, सीटी सुनकर अचानक अपनी आंखें खोली। यह आसमान में उड़ गया, तेजी से उनके स्थान की ओर बढ़ रहा था, जिससे जमीन पर एक विशाल छाया पड़ रही थी। प्राणी का शरीर लंबा सर्प जैसा था, जो सांप जैसा जादुई जानवर जैसा था। नीलम पंख वाले शेर राजा की गति पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन इस जानवर की गति और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। इसकी विशाल पूंछ हिल रही थी, मानो वह टेलीपोर्ट कर रही हो, और कुछ ही झपकियों में वह शेर राजा का सामना करते हुए उनके पास पहुंच गई थी। गूफी किंग लिन के सामने खड़ा था, उसकी आंखें अचानक प्रकट हुए जानवर को देखते हुए सिकुड़ रही थीं। इस जानवर को एक विशाल सांप कहना अधिक उचित था। सांप का शरीर बहुत बड़ा, काला था, जिस पर अजीबोगरीब रंगीन पैटर्न थे, जो इसे एक अजीबोगरीब रूप देते थे। इसके शरीर के दोनों ओर 8 काले और बैंगनी पंख थे। इसके सिर पर एक काला सर्पिल सींग था, जिसके सिरे पर एक हल्की बैंगनी चमक थी, जो इसके विषैलेपन को दर्शाती थी। इसकी आंखों की त्रिकोणीय पुतलियां जानवरों जैसी क्रूरता से नहीं बल्कि इंसानों जैसी चालाक बुद्धि से भरी हुई थीं। इस अजीबोगरीब जानवर के आने के बावजूद गूफी के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। मैं तुम्हें अभी जाने का मौका देता हूं, क्योंकि तुम्हारा किंग लिन को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। अन्यथा गूफी के भावहीन स्वर ने लूमान को एक बार फिर झिझकने पर मजबूर कर दिया। लूमान को झिझक महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1.5। उसने गूफी को घूरते हुए कभी कभी बगल की ओर देखा। इस बीच नीलम पंख वाले शेर राजा और 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट पहले से ही एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। 2 छठी रैंक के जादुई जानवरों की टक्कर आश्चर्यजनक थी और उनकी लड़ाई से ऊर्जा तरंगें दूर दूर तक फैल गईं। योजक चिन्ह। यह आभा। इस समय आकाश में सैकड़ों मील दूर एक बड़े उड़ने वाले जानवर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी तीखी निगाहें नीलम पंख वाले शेर राजा और 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट के बीच युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिया जिंग तियान था, जो पहले ही राजधानी छोड़ चुका था। 2 छठे दर्जे के जादुई जानवरों के बीच लड़ाई से उत्पन्न शॉकवेव इतनी तीव्र थी कि जिया जिंग तियान सैकड़ों मील दूर से भी उन्हें महसूस कर सकता था। इसे महसूस करते हुए जिया जिंग तियान ने जल्दी से याओये को कुछ निर्देश दिए, जो उसके साथ था, और फिर उड़ने वाले जानवर को पीछे छोड़कर अकेले ही उड़ गया। अध्याय 56 तथाकथित आकाश सर्प हवेली। वास्तव में उनके पास कितना चेहरा है। नीलम पंख वाले शेर राजा और 8 पंख वाले काले सर्प सम्राट के विशाल रूप बार बार टकराते हैं। प्रकाश के फटने और भयानक दहाड़ के साथ आकाश में गूंजती ऊर्जा की लहरें बेतहाशा फैलती हैं। यह क्या है? जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत के ऊपर आकाश के एक हिस्से में युन युन, जो अभी तक शाही राजधानी में वापस नहीं आई थी और गुहे और अन्य लोगों से अलग यात्रा कर रही थी, अचानक रुक गई। उसका हुड हटा दिया गया था, जिससे कमल के फूल जैसा नाजुक चेहरा दिखाई दिया। दूर के आकाश की ओर देखते हुए उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं। उसने ऊर्जा के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया था और उसके दिल में एक अजीब सी भावना ने युन युन को उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया। लूमान का चेहरा कोमल था, जो दया को प्रेरित करता था, लेकिन उस बाहरी आवरण के नीचे उसके विचार गहरे थे। उसे एहसास हो गया था कि गूफी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसके पास सहायता थी तो उसे एक किशोरी से क्यों डरना चाहिए। ये देखकर कि लूमान अभी भी जिद्दी है, गूफी, जो आमतौर पर सौम्य स्वभाव की थी, को गुस्सा आने लगा। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। तुमने खुद ही यह सब किया है। चूंकि तुम जाने से इनकार करती हो, इसलिए बाद में पछताना मत। लूमान ने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा खूबसूरती से घूम रहा था, क्योंकि वह गूफी को बाईपास करने की कोशिश कर रही थी।
उसके जेड जैसे हाथों में से एक ने किंग लिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जो उसके पीछे छिपा हुआ था। लू मान के अचानक कदम से किंग लिन चौंक गई। उसने गूफी की आस्तीन को और भी कसकर पकड़ लिया। वह वास्तव में डरी हुई नहीं थी। आखिरकार भाई गूफी हमेशा उसकी रक्षा करने में सक्षम था और उसे विश्वास था कि वह भी उसे सुरक्षित रखेगा। गूफी ने एक तेज चाल के साथ किंगलिन को कमर से पकड़ लिया और आसानी से लू मान से बच निकली। किंगलिन निर्भरता का अनुभव करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 7-0। ये देखकर कि शेर राजा संघर्ष कर रहा था, गूफी ने अपना हाथ उठाया, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। सर्प ने ऊर्जा को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह उसके बाजू से टकरा नहीं गया। चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सर्प ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। उसकी निगाहें तीव्र भय के साथ गूफी पर टिकी हुई थीं। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के टूटे हुए तराजू के नीचे भयानक घाव, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे, लगभग पूरी पीठ को ढंक रहे थे। उसके काले शरीर से बारिश की तरह खून बह रहा था, जो लगातार जमीन पर गिर रहा था, जिससे एक भयानक दृश्य बन रहा था। गूफी को घूरते हुए उसकी बुद्धिमान आंखें भय से भर गई थीं। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट भय और डर का अनुभव करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। इस समय 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट अपनी असाधारण गति और अपने अत्यधिक कठोर शरीर के कारण मुश्किल से अपनी जगह पर टिक पा रहा था। 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट की दयनीय स्थिति को देखकर लू मान का दिल निराशा में डूब गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। एक आकस्मिक झटके से गूफी ने 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लू मान को आतंक का अनुभव होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2-0। वरिष्ठ, कृपया मुझे छोड़ दें। यह मेरी अज्ञानता थी जिसने आपको नाराज कर दिया। वरिष्ठ, मैं 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट को लेकर तुरंत चली जाऊंगी। कृपया हमें माफ करें। तुरंत लू मान ने अपना रुख नीचे किया और गूफी से माफी मांगी। उसने गूफी की ओर देखा और उसके भावहीन चेहरे को देखकर उसकी सांसें डर से तेज हो गईं। लू मान को घबराहट का अनुभव होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। लू मान ने फिर हर संभव तरीके से खुद को समझाना शुरू किया। वरिष्ठ, मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं केवल इस छोटी लड़की किंगलिन को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूं ताकि उसका उचित पालन पोषण कर सकूं। अपने ट्रिपल जेड स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ वह मेरे स्काई सरपेंट मैंशन में प्रशिक्षण के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त है। हम उसे सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेंगे। लू मैन ने गूफी को ध्यान से देखते हुए कहा। उसका कभी मीठा और कोमल चेहरा अब केवल भय से भरा हुआ था। लू मैन ने भय का अनुभव किया, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। पास में 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट भी जल्दी उतरा। लू मैन के पीछे दयनीय स्थिति में खड़ा था। अब सर्प के कभी कठोर तराजू लगभग टूट चुके थे। जमीन से कोई उन भयानक सफ़ेद हड्डियों को धुंधला धुंधला देख सकता था। सर्प की विशाल त्रिकोणीय आंखें पूरी तरह से आतंक से भरी हुई थीं। 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट सदमे और गुस्से का अनुभव करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। अपनी चोटों के बावजूद उसने लू मान के शब्दों से सहमति में बार बार सिर हिलाया, साथ ही गूफी से दया की भीख भी मांगी। गूफी की शांत निगाह लू मान और 8 पंखों वाले काले नाग सम्राट पर पड़ी, जो बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। मुझे इस बात का एहसास है, अन्यथा आप दोनों में से कोई भी यहाँ खड़ा नहीं होता। गूफी की आवाज़ शांत थी। लू मान राहत का अनुभव करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। ये सुनकर लू मान ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा, वरिष्ठ, कृपया आकाश सर्प हवेली के विचार में हमें छोड़ दें। इस समय लू मान और 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट दोनों अब गूफी को एक किशोर के रूप में नहीं देखते थे। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि गूफी एक वरिष्ठ विशेषज्ञ था जिसने अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखा था। इस तरह उन्होंने आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, उम्मीद करते हुए कि गूफी उन्हें आकाश सर्प हवेली के सम्मान से जाने देगा। गूफी ने एक भान उठाए, उसके होठों पर हल्की सी हंसी, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आकाश सर्प हवेली, वह तथाकथित आकाश सर्प हवेली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जब लू मान ने आकाश सर्प हवेली का जिक्र किया तो गूफी ने इसके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। उसकी हैसियत के कारण हवेली के स्वामी भी उसका सम्मान करते। लू मान का दिल उछल पड़ा और खतरे के एक मजबूत पूर्वाभास ने उसकी खोपड़ी को झकझोर दिया, जिससे वह सहज रूप से पीछे हट गई। अगले ही पल गूफी ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे लू मान पर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो इतनी तेजी से उस पर वार किया कि यह अगोचर था। बूम! लू मान का दाहिना हाथ खून की धुंध में फट गया। उसने अपने खून बहते हुए स्टंप को पकड़ लिया और एक तीखी चीख निकाली। वह ठंडे पसीने में भीग गई। लू मान को डर का अनुभव होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। अब वह पहले की तरह शांत और अलग थलग नहीं रही। उसका एक बार बेदाग गाउन अब खून से सना हुआ था। यह मुझे अपमानित करने के लिए एक छोटा सा सबक है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा स्काई सरपेंट हवेली मिटा दूंगी। गूफी की आवाज़ ठंडी थी।
हालांकि उसने एक हाथ खो दिया था, लेकिन उसने किसी भी तरह की नाराजगी को दूर रखने की हिम्मत नहीं की, बस खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वह अपनी जान बचा पाए। लू मान को राहत और सदमे का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-5। वह भी बहुत हैरान थी, सोच रही थी कि गूफी वास्तव में कौन था जो स्काई सरपेंट हवेली की भी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा था। लू मान कांप उठी और उसने गहराई से सिर झुकाया। धन्यवाद सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए। गूफी की उदासीन प्रतिक्रिया सुनकर लू मान और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे लंगड़ाते हुए चले गए। उनकी गति उस समय की तुलना में धीमी थी जब वे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी तेज थे। उन्हें डर था कि गूफी अपना मन बदल सकता है और उन्हें मार सकता है। किंगलिन ने विश्वास का अनुभव किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 7-0। लिटिल फेरी डॉक्टर ने विश्वास का अनुभव किया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0-0। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों सुरक्षित रूप से गूफी के पीछे थे, बिना किसी नुकसान के। भाई गूफी, तुम्हारे साथ यहाँ, मुझे लगता है कि चाहे हम किसी भी खतरे का सामना करें, हम हमेशा उसे पार कर लेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक गूफी की बांह को गले लगाने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 57। किसी ने कभी मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब लू मान और 8 पंखों वाला काला नाग सम्राट हार कर उड़ गए तो दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। उस पल उनकी नज़र में गूफी अजेय लग रहा था। बड़े भाई गूफी, तुम कमाल हो, किंगलिन ने कहा। लू मान के हमले का सामना करने के बाद वह अपने अंदर से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकती थी। फिर भी ये शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी गूफी से आसानी से डर गया। किंगलिन के लिए गूफी सबसे मजबूत व्यक्ति था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके गाल लाल हो गए जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्रशंसा की। गूफी ने हंसते हुए किंगलिन के सिर को थपथपाया। उसने जियोई जियान की ओर देखा, जिसने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी नज़र का जवाब दिया। गूफी ने फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक हीलिंग पिल निकाली और उसे एमेथिस्ट विंगलान किंग को सौंप दिया। शेर राजा ने गोली स्वीकार करने और उसे निगलने से पहले चुपचाप गूफी की नज़रों से मुलाकात की। धन्यवाद मास्टर, शेर राजा ने कहा। गोली लेते ही नीलम पंख वाले शेर राजा की आभा तुरंत स्थिर हो गई। चलो चलते हैं। किंगलिन और शियाओई जियान ने गूफी की पुकार का तुरंत जवाब दिया और अब और देर न करने का फैसला किया। वे तीनों एक बार फिर नीलम पंख वाले शेर राजा पर सवार हो गए। 10 मिनट के बाद पिछली लड़ाई के स्थान पर आकाश में प्रकाश की 2 धारियां दिखाई दीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी और एक महिला निकली। बुजुर्ग व्यक्ति ने सादे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके सफ़ेद बालों के बावजूद वे युवा दिख रहे थे। एक शांत लेकिन आधिकारिक आभा बिखेर रहे थे। शानदार वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर एक शांत और सुंदर भाव था, जो कुलीनता का भाव प्रकट कर रहा था। यह महिला युन युन थी और उसने जिया जिंग तियान का अभिवादन करते हुए मुस्कुराए। जिया लाओ, तुम्हारा पहाड़ तोड़ने वाला डू क्यूई और भी अधिक दुर्जय होता जा रहा है। मैं दूर से ही इसकी प्रबल उपस्थिति को महसूस कर सकता था, युन युन ने टिप्पणी की। जिया जिंग तियान अपनी आंखों में चमक के साथ दिल खोलकर हंसा। युन युन संप्रदाय के नेता, कई साल हो गए हैं और तुम्हारा पवन आधारित डू क्यूई और भी अधिक शुद्ध हो गया है। तुम्हारी गति बेजोड़ है। युद्ध के मैदान में अभी भी गूफी की उपस्थिति के निशान थे और युन युन ने तुरंत इसे पहचान लिया और अनुमान लगाया कि यह पूरी घटना संभवतः उसी के कारण हुई थी। जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी, हालांकि उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। गूफी को देखने की अपनी इच्छा के बावजूद युन युन जानती थी कि अब उससे मिलना और भी अधिक परेशानी लाएगा। इसलिए उसने आगे की जांच करने के लिए जिया जिंग तियान के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। युन युन के मना करने पर जिया जिंग तियान ने कंधे उचका दिए, लेकिन बुरा नहीं माना। तो मैं अकेले ही जांच करूंगा। अलविदा संप्रदाय नेता युन युन। ऐसा कहकर वह उस दिशा में आगे बढ़ गया जिस दिशा में गूफी गया था। इस बीच गूफी, जियोई जियान और किंगलिन एमेथिस्ट विंगलान किंग पर सवार होकर आराम से बातें कर रहे थे। गूफी को अचानक लगा कि 4थी श्रेणी का एक उड़ने वाला जादुई जानवर दूर से आ रहा है, जिसमें कई लोग सवार थे। अगर गूफी ने अपना रास्ता साफ नहीं किया तो उनके रास्ते जल्द ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। एमेथिस्ट विंगलान किंग की भारी मौजूदगी को महसूस करते हुए शाही जानवर हिचकिचाया और धीमा हो गया। क्या हो रहा है? याओ ये क्राउन प्रिंसेस जानवर के कंपन को देखकर सतर्क हो गई। जल्द ही एमेथिस्ट विंगलान किंग की विशाल आकृति उसके सामने आ गई। यहाँ तक कि याओ ये, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके पहरेदारों की तो बात ही छोड़िए। याओ ये ने अपना शाही गाउन सीधा किया और खड़ी हो गई। उसकी सुंदर मुद्रा स्पष्ट थी क्योंकि वह नीलम पंख वाले शेर राजा को देख रही थी। खुफिया जानकारी सही थी, ये वास्तव में 6ठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर है। हालांकि उसने इसका अनुमान लगाया था, फिर भी याओ ये हैरान थी।
हालांकि उसका आश्चर्य क्षणभंगुर था, क्योंकि वह साम्राज्य के प्रति बहुत वफादार थी। जियामा साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भटकने वाला एक छठी रैंक का जादुई जानवर चिंताजनक था। अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, याओये ने अपने उड़ने वाले जानवर को नीलम पंख वाले शेर राजा को रोकने का आदेश दिया। जैसे ही शेर राजा रुका, याओये की तेज आंखों ने आखिरकार गूफी और उसके साथियों को उसकी पीठ पर देखा। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? गूफी ने पूछा। जब उसने जानवर को उनका रास्ता रोकते देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। तुम जियामा साम्राज्य से नहीं हो, है न? याओये ने गूफी के इरादों को भांपने की कोशिश करते हुए पूछा। गूफी ने बस उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर अपने बालों को एक तरफ करके एक शानदार चेहरे को दिखाया। उसकी कोमल आंखें गूफी पर टिकी हुई थीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम जियामा साम्राज्य में क्यों आए हो? गूफी ने भौहें सिकोड़ी और उदासीनता से उत्तर दिया, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? उसके शब्दों पर याओये का भाव गहरा गया। उसका पिछला सौम्य व्यवहार गूफी की सुरक्षा को कम करने का दिखावा था। जियामा साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में उसके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी। उसे पहले कभी इस तरह से नीचा नहीं देखा गया था और उसकी नाराजगी उसके भौहों के सिकुड़ने से स्पष्ट थी। याओये को नाराजगी महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अचानक किसी के तेजी से पास आने की आवाज ने चुप्पी तोड़ी और जिया जिंगतियान की आकृति दूर से दिखाई दी, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अध्याय 58। एक और आश्चर्यजनक सौंदर्य। जिया जिंगतियान के सिर पर सफ़ेद बाल थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जिससे वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक साधारण, कमज़ोर बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था। हालांकि उसके पीछे फैले हुए डूक्यू पंख उसकी पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जिया जिंगतियान ही होगा। जिया जिंगतियान के आने पर गूफी समझ गया कि अगर उसने अपनी कुछ ताकत नहीं दिखाई तो ये दादा पोती की जोड़ी निश्चित रूप से उसके आसपास ही रहेगी। आखिरकार उसकी छिपी हुई आभा सिर्फ कमज़ोर होने का दिखावा करने के बारे में नहीं थी। उस पल गूफी की नज़र जिया जिंगतियान से मिली, जो उसे सावधानी से देख रही थी। एमेथिस्ट विंग लायन किंग की विशाल आकृति ने उसे भी कुछ हद तक सतर्क कर दिया। इसके अलावा वह गूफी की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, जिससे वह कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। अचानक गूफी की निगाहें तेज हो गईं और उस पर एक ज़बरदस्त दबाव छा गया। जिया जिंगतियान को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 3-0। जिया जिंगतियान एक पल के लिए अकड़ गया, पूरी तरह से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा युवक इतना भयानक हो सकता है, जो उसके अपने शीर्षदू सम्राट स्तर से भी कहीं आगे निकल गया। उसने अपने सामने 3 लोगों और एक जानवर को देखा, जल्दी से एक योजना बनाई। अगले पल जिया जिंगतियान ने याओये की पिछली अभिव्यक्ति को याद करते हुए अनुमान लगाया कि उसके और युवक के बीच गलतफहमी हो सकती है। फिर उसने विनम्रता से कहा, युवा गुरु, मैं जिया जिंगतियान हूँ और यह मेरी पोती याओये है। अगर उसने आपको पहले नाराज किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ़ कर देंगे। याओये को झटका लगा और पछतावा हुआ। भावना मूल्य जोड़ 5-0। दादाजी उसके साथ इतने विनम्र हैं, क्या ये हो सकता है कि उसकी साधना बहुत ऊंची है? याओये ने अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करते हुए अपने होंठ काटे। ये पहली बार था जब उसने अपने शाही दादा को किसी युवा व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान दिखाते देखा था। असाधारण पृष्ठभूमि वाले एक युवा व्यक्ति के लिए भले ही दादाजी सावधान हो, वे केवल सतही तौर पर विनम्र होंगे, इतने गंभीर नहीं। इस समय जिया जिंगतियान गूफी की वास्तविक उम्र पर सवाल नहीं उठा रहा था। उसने पहले ही मान लिया था कि गूफी एक शक्तिशाली गुट का युवा रईस है, जो संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। फिर उसने मुस्कुराया और गूफी को निमंत्रण दिया। क्या मैं आपको, युवा स्वामी, एक अतिथि के रूप में शाही राजधानी में आमंत्रित कर सकता हूँ? मेरा आतिथ्य प्रदान करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसके बगल में किंगलिन की आंखें ये सुनकर चमक उठीं। शाही राजधानी? मैं पहले कभी वहां नहीं गया हूं। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी के पीछे से झांका, उसके बाल उसके कंधे से टकरा रहे थे, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हाल ही में गूफी के साथ किंगशान टाउन छोड़ने के बाद उसने कई बड़े शहरों का दौरा किया था और कई आकर्षक स्थलों और संस्कृतियों को देखा था। बहन जियाओ ही जियान, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मैं शाही राजधानी भी देखना चाहता हूँ। मैं जन्म से ही रेगिस्तान में रहता हूं और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी साम्राज्य की राजधानी कितनी समृद्ध होती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों की नज़रें गूफी पर पड़ीं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी की आस्तीन खींची, जबकि किंगलिन ने उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा। किंगलिन विनती करता हुआ महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 7-0। लिटिल फेरी डॉक्टर विनती करता हुआ महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों लड़कियों के सिर पर चंचलता से थपथपाया। ठीक है,
तो फिर शाही राजधानी चलते हैं। फिर उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। किंगलिन खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 70। चूंकि दोनों लड़कियां जाना चाहती थीं और गूफी बिल्कुल बेफिक्र था, इसलिए शाही राजधानी में जाना उसकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। गूफी को सहमत देखकर जिया जिंग तियान ने शांत भाव बनाए रखा, लेकिन अंदर से वह रोमांचित था। जिया जिंग तियान संतुष्ट महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 40। इसके बाद गूफी और जिया जिंग तियान के समूह एक साथ शाही राजधानी की ओर बढ़े। जिया जिंग तियान बगल से देखता रहा, जितना वह देखता उतना ही हैरान होता गया। गूफी की ताकत संभवतः उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी। जब भी उन्हें रास्ते में जादुई जानवरों का सामना करना पड़ता तो जिया जिंग तियान मुश्किल से ही सावधान हो पाता, इससे पहले कि जानवर गूफी द्वारा उत्सर्जित आभा के डर से भाग जाते। अधिक संपर्क के साथ जिया जिंगटियन को संदेह होने लगा कि गूफी एक डू पूर्वज विशेषज्ञ हो सकता है। जिया जिंगटियन प्रशंसा महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 40। अपने पूरे जीवन में जियामा साम्राज्य के शाही परिवार की स्थिरता को सुरक्षित रखने के अलावा जिया जिंगटियान की सबसे बड़ी इच्छा डू पूर्वज स्तर तक पहुंचना था। परिणामस्वरूप यात्रा के दौरान उसने अपना रुख काफी कम कर दिया ताकि गूफी से आगे निकलने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। गूफी और उसके समूह को जो भी चाहिए था, जिया जिंग तियान ने व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता की, ऐसी दयालुता के साथ कि उससे परिचित कोई भी व्यक्ति चौंक जाता। जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध डू सम्राट जिया जिंग तियान कुछ युवा लोगों के प्रति इतने उत्साही थे, ये लगभग अविश्वसनीय था। इस बीच लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को जिया जिंग तियान और याओ ये की पहचान के बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने शाही दर्जे पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। किंगलिन ने चुपके से और गर्व से गूफी से फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई गूफी, तुम वाकई कमाल हो। शाही परिवार भी तुमसे कृपा करना चाहता है। किंगलिन को प्रशंसा महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 70। गूफी ने हंसते हुए अपना सिर थपथपाया। लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए इत्मीनान से कहा, हमारा गंतव्य जियामा साम्राज्य का महल है। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने एक दूसरे को देखा, अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। हालांकि वे विशेष रूप से राजघराने की ओर आकर्षित नहीं थे, फिर भी वे राजकुमारी बनने के सपने देखने वाली युवा लड़कियां थीं और इस बात को लेकर उत्सुक थीं कि महल कैसा हो सकता है। रास्ते में लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने खुशी खुशी बातचीत की और जल्द ही वे शाही राजधानी पहुंच गए। पहुंचने के बाद जिया जिंग तियान ने गूफी और उनके समूह के लिए उच्चतम स्तर के आतिथ्य के साथ महल में ठहरने की व्यवस्था की और याओ ये को निर्देश दिया कि मेहमानों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। अगले दिन लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के जागने के बाद उन्होंने राजधानी की चहल पहल भरी सड़कों का पता लगाने का फैसला किया और गूफी स्वाभाविक रूप से उनके साथ चल पड़ी। उन्हें बाहर निकलते देख याओ ये, जिसका पहली मुलाकात में उनके प्रति कोई खास प्रभाव नहीं था, कर्तव्यनिष्ठा से उनके साथ चल पड़ी और तीनों के करीब ही रही। जब वे शहर में टहल रहे थे तो वे अंततः प्राइम नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। नीलामी घर के भव्य और आलीशान प्रवेश द्वार पर कई सुंदर कपड़े पहने लोग आ जा रहे थे। उनके चारों ओर की हवा में हल्की खुशबू फैल रही थी। इतना प्रभावशाली नीलामी घर देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी की आस्तीन खींची। बड़े भाई गूफी, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। गूफी ने सिर हिलाया और अपने बगल में याओ ये की ओर देखा। अपने महल के परिधान में सजी याओ ये मुस्कुराए और आगे बढ़ी और बातचीत को सहजता से संभाला। प्रवेश द्वार पर मौजूद परिचारिकाएं सीधे खड़ी हो गईं और सम्मानपूर्वक उन्हें अंदर ले गईं। जैसे ही वे नीलामी घर में दाखिल हुए, एक आकर्षक और मनमोहक आकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई, जिसने अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। अपने आकर्षक चेहरे पर हल्की आकर्षक मुस्कान लिए इस महिला ने एक चमकदार लाल आकार फिटिंग लबादा पहना हुआ था, जो उसके कर्व्स को पूरी तरह उभारने के लिए बेहतरीन और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किया गया था। उसके लबादे के नीचे उसकी लंबी बर्फ सी सफ़ेद टांगें पुरुषों की आंखों को चकाचौंध कर देती थीं, उनके दिलों में एक ज्वलंत इच्छा जगाती थीं। अध्याय 59। शिक्षक, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है? क्या खूबसूरती है! जब यह मनमोहक महिला उसकी नज़र में आई तो गूफी भी अंदर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि उसका रूप बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था, लेकिन उसका आकर्षक स्वभाव चाट से बाहर था। उसके अनोखे आकर्षण और इस तथ्य को देखते हुए कि वह प्राइम नीलामी घर में थी, गूफी को उसकी पहचान का अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी। याफी क्राउन प्रिंसेस का अभिवादन करती है। याफी ने याओ ये को पहचान लिया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। फिर उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से गूफी पर पड़ी, जो चुपचाप एक तरफ बैठी थी। याफी समझ सकती थी कि लोगों का ये समूह गूफी के इर्द गिर्द केंद्रित था। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंसेस याओ ये भी उसके साथ ही चल रही थी। कमरे को पढ़ने की उसकी क्षमता असाधारण थी।
कल रात राजधानी में फैली खबर के साथ याफी ने जल्दी से यह अनुमान लगा लिया कि गूफी ही शाही परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया सम्मानित अतिथि है। इसके बाद याफी ने गूफी को गर्मजोशी से अपना आतिथ्य प्रदान किया। युवा गुरु, अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो बस इस बहन को बताएं। वह शालीनता से गूफी के करीब चली गई, उसकी आवाज़ में एक नर्म झुनझुनी सनसनी थी। यह महिला एक अनूठा आकर्षण बिखेर रही थी। उसकी लंबी, आकर्षक निगाहों के नीचे गूफी की धड़कन क्षण भर के लिए रुक गई। हर मुस्कान और नज़र के साथ याफी ने शुद्ध स्त्री आकर्षण को उजागर किया, जिससे गूफी को भी आश्चर्य हुआ कि वह कितनी आकर्षक थी, एक मोहक बिल्ली की तरह। वह वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता थी और कुछ पुरुष उसका विरोध कर सकते थे। हालांकि वह समग्र सुंदरता के मामले में रानी मेडुसा के बराबर नहीं थी। याफी एक आदमी की इच्छाओं को आकर्षित करने में कहीं अधिक सक्रिय और कुशल थी। याफी के व्यवहार को देखकर जियाओ यीजियान ने धीरे से नाक सिकुड़ी, ऐसा लग रहा था कि वह नाखुश है। उसने जल्दी से गूफी का हाथ पकड़ा और चली गई। याफी इस पर केवल एक अजीब सी मुस्कान ही दे पाए और उसने और कुछ नहीं कहने का फैसला किया। जब वे नीलामी घर में आगे बढ़ रहे थे, गूफी ने जियाओ यीजियान और किंग लिन से विनम्रतापूर्वक कहा, जो भी आपको पसंद हो बस उसे खरीद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या खुशी देता है। पहली बार ऐसी विलासिता को देखकर दोनों युवतियां स्पष्ट रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने उत्सुकता से खजाने की खोज की, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं, और गूफी ने कर्तव्यनिष्ठा से प्रत्येक वस्तु को चुना जो उन्हें पसंद थी, भुगतान करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जब बिल का भुगतान करने का समय आया तो याओये ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, युवा मास्टर गूफी, बस इन्हें मेरे खाते में डाल दें। गूफी ने बहस नहीं की, क्योंकि उसे इन सांसारिक वस्तुओं में विशेष रुचि नहीं थी। नीलामी घर में खरीदारी करने के बाद जियाओ यीजियान और किंग लिन अभी भी उत्साह से भरे हुए थे। उस शाम जिया जिंगतियान ने गूफी के लिए एक विशेष भोज का आयोजन भी किया, जिसमें जिया मा साम्राज्य के सभी कुलीन परिवारों को आमंत्रित किया गया। मेहमान इस आयोजन के महत्व से अवगत थे, वे अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। जब गूफी को जिया जिंगतियान का निमंत्रण मिला तो वह एक पल के लिए झिझक गया। याद करते हुए कि लड़कियां दिन के समय खरीदारी के दौरान कितनी उत्साहित थीं, उसने जियाओ यीजियान और किंग लिन को भोज में ले जाने का फैसला किया ताकि उनके क्षितिज का विस्तार हो सके और उन्हें कुछ नया अनुभव हो सके। भोज बहुत बढ़िया लगता है, मैं भी जाना चाहती हूँ। जियाओ यीजियान खुश हुई और तुरंत सहमत हो गई। उसने और किंग लिन ने फिर शाम के लिए अपने कपड़े तैयार करना शुरू कर दिया, जो याओ यी के सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत महल के परिधान से प्रेरित थे। जबकि जियाओ यीजियान ने इसे खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया, वह अंदर से प्रतिस्पर्धी थी, मैच करना चाहती थी, जबकि किंग लिन बस एक सुंदर पोशाक खोजने पर केंद्रित थी। उस रात भोज निर्धारित समय पर शुरू हुआ। मू कबीले के मू चेन, नालन कबीले के नालन सू और प्राइमा परिवार के टेंग शान जैसे परिवार के मुखिया सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तीनों बूढ़े लोगों ने जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया और हल्के से अपने गिलास टकराए, प्रत्येक को दूसरे के इरादों का पता था। जैसे ही गूफी ने भोज कक्ष में कदम रखा, हर किसी की नज़र उसकी ओर मुड़ गई। युवा मास्टर गूफी, आप यहाँ हैं। याओये और जिया जिंगतियान ने खुशनुमा मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आज रात याओये ने बहुत ही औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी, उसके होठों पर रूज का स्पर्श था, जिससे वह विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। भोज में मौजूद सभी लोगों ने अपना ध्यान गूफी पर लगाया। जिया जिंगतियान और याओये के सम्मानजनक व्यवहार से पहचान लिया कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वे जानते थे कि गूफी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। म्यूचेन उत्सुक हो गया है, जोड़ 3-0 भावना अंक। नालन सू ने गूफी की नज़र भीड़ में घूमी और अचानक एक खूबसूरत युवती ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। उसका रूप ठंडा लेकिन आकर्षक था और उसकी सुंदरता उस महिला से प्रतिद्वंद्वी लग रही थी जिसने कभी गूफी को निराश किया था। उसने एक लंबी, चौड़ी आस्तीन वाली चांद जैसी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर को ढक रही थी, और एक हल्के चांदी के बेल्ट से सजी हुई थी जो उसके नाजुक फिगर को पूरी तरह से उभार रही थी। उसके कानों के लोब हरे रंग के जेड पेंडेंट से सजे हुए थे जो हिलते समय एक तीखी आवाज़ निकाल रहे थे, जो लालित्य का स्पर्श जोड़ रहा था। जब वह अप्रत्याशित रूप से गूफी की नज़र से मिली तो उसकी आंखों में एक स्पष्ट जिज्ञासा थी। नालन यानरान जिज्ञासु हो गई है, जोड़ 8-0 भावना अंक। सिस्टम के संकेतों से गूफी ने जल्दी से मौजूद लोगों की पहचान कर ली। नालन यानरान ने हाल ही में यूं द्वारा दी गई एक गोली खाने के बाद द ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुंच गई थी। वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से केवल एक कीमियागर को खोजने के उद्देश्य से जल्दी से नीचे आई थी जो उसके दादा नालन जी को डिटॉक्सिफाई कर सके। कई साल पहले नालन जी को 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर सीरिंग आयरन पॉइजन वीड ने काट लिया था और उसके जहर से वह जहर खा गया था। जहर साधारण नहीं था, यह इतना शक्तिशाली था कि 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर भी इससे घातक रूप से जहर खा गए थे। अगर ये तथ्य न होता कि ये जीव अत्यंत दुर्लभ थे तो पूरे महाद्वीप में कई लोग इससे बहुत डरते।
हालांकि नालन जी जहर के प्रसार को धीमा करने में कामयाब रही थी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। नालन परिवार केवल ये देख सकता था कि नालन जी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, उनका जीवन खतरे में था। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष मास्टर फामा भी असहाय थे। पिलकिंग गूहे के अनुसार केवल एक स्वर्गीय ज्वाला ही नालन जी के जहर को बेअसर कर सकती थी। गूफी के बारे में नालन यानारान की जिज्ञासा जल्दी ही उसके दादा के लिए चिंता में बदल गई। उदास मूड में उसने भोज हॉल के बाहर एक जगह ढूंढी और अकेले बैठकर शराब पी, अन्य कुलीन महिलाओं से बचते हुए जो गूफी के करीब आने की कोशिश कर रही थीं। शिक्षक, आप यहाँ क्यों हैं? थोड़ी देर में नालन यानारान ने देखा कि उसके शिक्षक युन युन भोज हॉल के बाहर शराब पीते हुए आ रहे हैं। युन युन ने गूफी को शाही परिवार के निमंत्रण के बारे में सुना था और उसे पता चला था कि वह भोज में शामिल होगा। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद वह उसके पास आने और उसे देखने की इच्छा को रोक नहीं पाए। आज रात युन युन की पोशाक उसकी सामान्य शैली से अलग थी। उसने कुछ हद तक खुला शाम का गाउन पहना था, जो कुलीन महिलाओं के पहनावे के अनुरूप था, जो उसकी शान का एक अलग पक्ष प्रदर्शित कर रहा था। हल्के सुरुचिपूर्ण सफ़ेद कपड़े ने युन युन की अलौकिक सुंदरता को उजागर किया और उसके पहनावे की सूक्ष्म कोमलता ने उसके सामान्य शांत व्यवहार को संतुलित किया, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक बन गई। गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दादाजी बिस्तर पर पड़े हैं, मौत के कगार पर हैं और मास्टर फामा भी शक्तिहीन हैं। नालन यानारान शराब के कारण अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने आंसू बहाते हुए अपने शिक्षक को अपने दादाजी की हालत के बारे में बताया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी आवाज़ सिसकियों से घुट रही थी। युन युन ने एक पल के लिए चुपचाप सुना, फिर अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए और अपनी आंखों में भावनाओं की चमक के साथ उसने पूछा, यानारान, क्या गूहे ने सच में कहा था कि एक स्वर्गीय लौ तुम्हारे दादाजी को बचा सकती है? उसकी नज़र अनायास ही हॉल की ओर चली गई, जहां गूफी लोगों से घिरा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। युन युन का दिल धड़क उठा। शिक्षक, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास स्वर्गीय ज्योति है? नालन यानारान अपने शिक्षक की बातों को जल्दी से समझ गई, लगभग तुरंत ही शांत हो गई। उसका चेहरा आशा से चमक उठा और उसने उत्साह से पूछा, अध्याय 60, क्षमा करें, कोई दिलचस्पी नहीं है मम्मा। युन युन एक पल के लिए झिझकी, फिर हल्के से अपनी बर्फ सफ़ेद फोड़ी को हिलाया। ये बढ़िया है, इस तरह मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है। गुरु, स्वर्गीय ज्वाला वाला व्यक्ति कौन है? युन युन से पुष्टि मिलने पर नालन यानारान उत्साह से खड़ी हुई और पूछा, आज के भोज का मुख्य अतिथि। फुसफुसाते हुए युन युन की आंखें चमक उठीं। भोज का मुख्य अतिथि। नालन यानारान ने युन युन की निगाहों का अनुसरण किया और हॉल में गूफी को देखा। उस युवक ने एक शानदार लबादा पहना हुआ था, उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वह लंबा और सुंदर खड़ा था, जिसमें शालीनता और आकर्षण झलक रहा था। भोज में पहले नालन यानारान ने कुछ देर के लिए उससे आंखें मिलाईं और फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। अब युन युन के शब्दों का पालन करते हुए उसने फिर से गूफी की ओर देखा। उसी समय उसने गूफी की ओर अपने शिक्षक की निगाह में कुछ असामान्यता देखी। शिक्षक, क्या आप उसे जानते हैं? नालन यानारान ने उत्सुकता से पूछा। मैं एक बार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में उससे मिली थी। जो गोली मैं आपके लिए वापस लाई थी, वह उसी ने बनाई थी। युन युन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने धीरे से उत्तर दिया, तो वह गोली उसने परिष्कृत की थी। मुझे हमेशा लगता था कि यह आपके अनुरोध पर एल्डर गूहे द्वारा बनाई गई थी। शिक्षक, ये सुनकर नालन यानारान और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। नालन यानारान आश्चर्यचकित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। गूफी के बारे में उसकी समझ केवल राजधानी के उच्च वर्गों के बीच अफवाहों पर आधारित थी। वह जानती थी कि गूफी के पास एक शक्तिशाली रैंक 6 मैजिक बीस्ट था और उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, संभवतः प्रशिक्षण के लिए बाहर एक महत्वपूर्ण बल से। अप्रत्याशित रूप से इतनी कम उम्र में गूफी पहले से ही टियर 4 शिखर की गोली को परिष्कृत कर सकती थी। जियामा साम्राज्य में ऐसी प्रतिभा अद्वितीय थी। कीमिया में उनकी उच्च प्रतिभा और एक स्वर्गीय लौ के साथ ऐसा लगता है कि दादाजी को वास्तव में बचाया जा सकता है। ये सोचकर कि गूफी अपने दादा को बचा सकती है, नालन यानारान तुरंत बहुत खुश हो गई। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने गूफी को देखा। हर दिन जब उसके दादा को सीरिंग जहर से पीड़ित होना पड़ता था तो उसका शरीर और भी कमज़ोर हो जाता था। वह अब और देरी नहीं कर सकती थी। आज चाहे जो भी हो, उसे गूफी से मदद मांगनी ही थी। फिर नालन यानारान सीधे भोज कक्ष में चली गई, गूफी की ओर बढ़ गई। युन युन बैठी रही, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाए हुए। उसकी आंखें उलझी हुई थीं क्योंकि वह युवती को जल्दी से अपनी स्कर्ट उठाकर भागते हुए देख रही थी। वह कितनी चाहती थी कि वह भी ऐसा ही कर सके और गूफी से सीधे मिल सके। युन युन उदासी महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0-0। युवा मास्टर गूफी, नमस्ते।
नालन यानरान भोज हॉल में प्रवेश किया, गूफी के पास गया और अपने बालों को पीछे की ओर झुकाते हुए सक्रिय रूप से उसका अभिवादन किया। उसके सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और चौड़ी आस्तीन वाला चांद सफ़ेद लबादा जिसे केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य ही पहन सकते थे, कभी कभी उसके नीचे की सुंदर वक्रता को प्रकट करता था। आकृति के मामले में वह किसी भी तरह से या फी से कमतर नहीं थी, हालांकि उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। हालांकि नालन यानरान ने बातचीत शुरू की, फिर भी उसके चेहरे पर एक अंतर्निहित गर्व था। गूफी ने उसे हल्के से देखा और सिर हिलाया। भोज में बहुत से लोग उसका अभिवादन कर रहे थे, इसलिए उसका जवाब बहुत ही सहज था। युवा मास्टर गूफी, मेरा नाम नालन यानरान है। उसका अभिवादन करने के बाद नालन यानरान वहां से नहीं गई। अपना परिचय देते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या आपको कुछ चाहिए? ये सुनकर गूफी ने अपना सिर घुमाया और लापरवाही से पूछा। उसका स्वर उदासीन था। गूफी की प्रतिक्रिया ने नालन यानरान को थोड़ा सिर दर्द दिया। नालन यानरान घबराई हुई महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। धुंधले बादल संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता और नालन परिवार की एक प्रतिभाशाली होने की प्रतिष्ठा के साथ वह हमेशा अपने हर काम में सफल रही थी। अगर उसे मदद की ज़रूरत होती तो उसे बस पहला कदम उठाना पड़ता और दूसरे लोग उत्सुकता से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते। इन सभी वर्षों में गूफी उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। आमतौर पर नालन यानरान अब तक अधीरता से चले गए होते, लेकिन गूफी ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वह जानती थी जो नालन जी को बचा सकता था, इसलिए वह हार नहीं मान सकती थी। गूफी की उदासीन प्रतिक्रिया के बावजूद उसने अपना संयम बनाए रखते हुए मुस्कुराया और बोला। उसे पहले कभी किसी की मदद लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, खासतौर पर जियामा साम्राज्य में अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति की नहीं। मिस नालन, शायद भोज के बाद इन मामलों पर चर्चा करना बेहतर होगा। हम यंग मास्टर गूफी के मूड को खराब नहीं करना चाहते। उसी समय एक नर्म आकर्षक आवाज ने बीच में टोका। ये याफी थी जो हाथ में वाइन का गिलास लेकर आई थी। उसकी मोहक निगाहें गूफी पर पड़ी और वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया और फिर शालीनता से शराब पी। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया जिससे उसकी आकर्षक गर्दन दिखाई दी। गूफी ने मुस्कुराते हुए टोस्ट में शामिल होकर अपने गिलास में वाइन पी। दूसरी तरफ साम्राज्य की राजकुमारी याओ ये भी हाथ में वाइन का गिलास लेकर गूफी के पास आए। यंग मास्टर, याओ ये आपको टोस्ट करती है। याओ ये के सुंदर और गरिमा में चेहरे से एक महान आभा झलक रही थी। उसके लाल होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। दिखावट के मामले में वह किसी भी तरह से याफी से कम नहीं थी। गूफी के इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देखकर नालन यानरान एक पल के लिए झिझकी। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह गूफी से परिचित नहीं थी और अब मदद मांगने का सही समय नहीं लग रहा था। इसलिए उसने पहले उससे घुलने मिलने और उसे बेहतर तरीके से जानने का फैसला किया। राजधानी की ये जानी मानी महिलाएं आमतौर पर अलग थलग रहती थीं, लेकिन आज रात वे सभी गूफी के करीब सक्रिय रूप से आ रही थीं। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंसेस याओये और नालन यानरान भी अपवाद नहीं थीं। गूफी से कुछ ही दूरी पर जियाओ जियान ने इन महिलाओं के व्यवहार को देखा और तुरंत इस भोज में आने पर पछतावा किया। उसने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, निराश महसूस करते हुए जब उसने गूफी के इर्द गिर्द सुंदरियों को देखा। वह रात के आसमान को देख रही थी। जियो यिक्सियन को पछतावा हो रहा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। बैंक्वेट हॉल के बाहर युन ने चुपचाप दृश्य देखा, लेकिन पास जाने की इच्छा को रोका। वह जानती थी कि गूफी से बड़ी होने के नाते अगर वह छोटी महिलाओं की तरह व्यवहार करती है तो ये केवल उपहास को आमंत्रित करेगा। जल्द ही नालन यानरान ने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। इस समय वह गूफी के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें कुछ हद तक सपनों में थीं जब वह उसे देख रही थी। अचानक उसने आगे बढ़कर गूफी का हाथ पकड़ लिया। युवा मास्टर गूफी, मैंने अपने शिक्षक से सुना है कि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। क्या आप कृपया मेरे दादाजी को बचा सकते हैं? वह लंबे समय से विष से पीड़ित हैं और अगर उन्हें जल्द ही उपचार नहीं मिला तो वे ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। अपने दादाजी के बारे में बात करते हुए नालन यानरान के चेहरे पर उदासी दिखाई दी और उसने गूफी की कलाई को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें अनुचित थीं। वह शर्मा गई और उसने तुरंत गूफी का हाथ छोड़ दिया। जीवन और मृत्यु स्वाभाविक है। मैं तुम्हारे दादा से संबंधित नहीं हूं, तो मैं उन्हें क्यों बचाऊं? गूफी नालन यानरान की पहचान जानता था और जानता था कि नालन जी किस तरह का व्यक्ति है। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। नालन यानरान घबराया हुआ महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। युवा मास्टर गूफी, जब तक आप मदद करने के लिए तैयार हैं, मैं कोई भी इनाम देने को तैयार हूं।
नालन यानरान घबरा गई, उसकी आंखें फड़कने लगी और उसने जल्दी से एक प्रस्ताव रखा। लेकिन जबकि ये दूसरों को लुभाने वाला हो सकता था, गूफी को इसे स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने एक पल के लिए नालन यानरान को देखा और फिर से अपना सिर हिलाया, उसे मना कर दिया।